एक बार की बात है। राजा नाम का एक लड़का था। राजा बहुत ही मनचला था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता और मजाक करता रहता था। एक दिन दो सहेलियां रानी और पूजा आपस में बात करती हुई जा रही होती हैं। तभी राजा उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हैं दोनों सहेलियां गोभी का फूल बनकर? जरा हमारी बात भी सुन लो, हमें कौन से कांटे लगे हैं। राजा की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो राजा को सबक सिखाने के इरादे से जाने लगती है। लेकिन पूजा उसे रोक लेती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो रानी, इस मनचले से लड़ने? ये तो बना ही जूतियां खाने के लिए है, इसे मुंह लगाना ठीक नहीं है। चलो हम अपने कॉलेज चले। पूजा की बात सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है, सही कह रही है पूजा, भला तुम दोनों मेरे मुंह कहाँ लगोगी? तुम्हें तो कोई राजकुमार आएगा लेने, शक्लें देखो जरा अपनी। राजा की बात सुनकर रानी राजा के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये ले, अब अपनी शक्ल देखना घर जाकर आईने में, छिछोरा कहीं का। फिर रानी और पूजा वहां से चली जाती है। लेकिन राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। उस दिन से राजा रानी और पूजा से अपना बदला लेने की फिराक में घूमता रहता है। एक रात पूजा और रानी को कॉलेज से लौटने में देर हो जाती है। पूजा रानी से बोलती है, अरे रानी, आज तो बहुत देर हो गई, घर पर पक्का डांट पड़ेगी हमें, मुझे तो डर लग रहा है। पूजा की बात सुनकर रानी कहती है, तू तो बहुत ही डरपोक है पूजा, तेरी शादी के बाद तो भगवान ही मालिक है तेरा। रानी की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है। तभी वहां राजा आ जाता है और बोलता है, और कहाँ जा रही है तुम दोनों इतनी रात में मेरे बिना? कहो तो तुम दोनों के साथ मैं भी चल दूं। राजा की बात सुनकर रानी बोलती है, बहुत ही बेशरम है तू राजा, इतनी बेइज्जती के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा, दफा हो जा नहीं तो बंदर की तरह लाल कर दूंगी। रानी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बहुत ही ज्यादा घमंड है तुम दोनों को, आज मजा चखाता हूँ तुम दोनों को। ऐसा कहकर राजा अपने हाथ से इशारा करता है। इशारा करते ही उसके दोस्त चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। वो दोनों रानी और पूजा को पकड़ लेते हैं। बहुत सही पकड़े हैं भैया, बोलो इन लड़कियों का क्या करना है? इन दोनों ने बहुत तंग किया है आपको। करना क्या है? वही जो हम और दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तो जरूर देनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो तीनों रानी और पूजा का गला दबाने लगते हैं। आह, आह, छोड़ दो मेरा गला, आह, आह, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो। लेकिन वो तीनों दरिंदे पूजा और रानी का गला नहीं छोड़ते, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। मंगू राजा और चंगू से बोलता है, अरे राजा भैया, लगता है ये दोनों मर गई हैं। इससे पहले हम तीनों को कोई देखे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो तीनों मिलकर रानी और पूजा की लाश को एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रानी और पूजा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। रानी, इस राजा ने हमें मार डाला, चलो इसे मारकर अपना बदला लेते हैं। पूजा की बात सुनकर रानी बोलती है, नहीं पूजा, इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकते हम। इस मनचले को ऐसी मौत देंगे जिससे फिर कभी कोई मनचला किसी लड़की को नहीं छेड़े। फिर इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा को भी एक कामिनी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। एक दिन जब राजा और कामिनी मिलते हैं तब राजा कामिनी से बोलता है, कामिनी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अरे जिंदगी जीने के लिए शादी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के ही रहूंगी। फिर कामिनी राजा के घर आकर रहने लगती है। मंगू, एक बात बोलूं, ये अपने राजा भैया की किस्मत है बड़ी जोरदार। देखो ना, कामिनी भाभी जैसी लड़की मिली है इन्हें। तो भाई तेरे सीने में क्यों दर्द हो रहा है? चुपचाप चल यहाँ से, हर की कहीं का। फिर कामिनी और राजा अपने कमरे में जाते हैं। कामिनी शादी का घूंघट पहनकर बैठी होती है। ये देखकर राजा बोलता है, अरे भाई, अब भी शर्मा रही हो? अरे मैं वही हूँ, तुम्हारा पहले वाला राजा,
कोई नया पड़ोसी नहीं। राजा की बात सुनकर कामिनी बोलती है, हाँ जी पता है, आप ही हो गली के मन चले, लेकिन ये तो रस्म होती है ना। कामिनी की बात सुनकर राजा हंसते हुए कामिनी के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन घूंघट उठाते ही डर के मारे चिल्लाने लगता है। राजा की आवाज सुनकर चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर राजा बोलता है, अरे चंगू मंगू, यहाँ चुड़ैल है। कामिनी ना जाने कहाँ चली गई। राजा की बात सुनकर चंगू मंगू हंसने लगते हैं। मंगू बोलता है, लगता है राजा भैया शादी की खुशी में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अरे ये कामिनी भाभी ही हैं। कामिनी भी राजा के पास आती है और बोलती है, क्या तुम भी राजा, कैसे मन चलिल हो, एक लड़की पास आई तो घबरा गए। वहां कामिनी को देखकर राजा शांत हो जाता है और चंगू मंगू को जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद राजा फिर से कामिनी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कामिनी को देखता है उसे फिर से चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया। अरे चुड़ैल आ गई। चंगू मंगू इधर आओ और इस चुड़ैल से बचाओ। राजा की आवाज सुनकर चंगू मंगू से बोलता है, सो जा यार मंगू, लगता है ये राजा भाई शादी की खुशी में पागल हो गए हैं और ये रात बीत जाने के बाद ही ठीक होंगे। उधर राजा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजा उठता है। कामिनी उसके पास ही बैठी होती है। राजा के होश में आने के बाद कामिनी उसे बोलती है, आप भी न राजा, बहुत वो हैं, भला ऐसे भी कोई सोता है, चलो उठो और नहा लो, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। लेकिन राजा कामिनी से बहुत ज्यादा डरा होता है। वो कुछ नहीं कहता और नहाने चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कभी ये कामिनी चुड़ैल दिखती है, कभी ये लड़की, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी राजा के पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। राजा पीछे घूमता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रही हो? छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तेरा पीछा छोड़ दूं? ये तो अब तेरी मौत के बाद ही छूटेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। रात में चंगू मंगू अपने घर पर बैठे शराब पी रहे होते हैं। तभी मंगू बोलता है, यार एक बात तो बता चंगू, ये राजा भैया ने सही नहीं किया। उन दोनों लड़कियों को मारकर कहीं वो भूत बन गई तो। तुम बहुत ही मनहूस टाइप के आदमी हो यार। रात में शराब के साथ ऐसी बातें करता है कोई? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चुप करके दारू पी। फिर चंगू और मंगू शराब पीने लग जाते हैं। तभी वहाँ दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं और एक चुड़ैल बोलती है, कौन कहता है भूत नहीं होते? मैं हूं ना। ऐसा कहकर पूजा और रानी चुड़ैल उन दोनों को मार डालती हैं और चंगू और मंगू को मारने के बाद पूजा चुड़ैल बोलती है, रानी इन जमूरों को तो हमने मार दिया, लेकिन उस शैतान को कैसे मारेंगे? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। उसे देखकर रानी और पूजा चुड़ैल खुश हो जाती हैं और बोलती है, कामिनी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारा साथ दिया इस बदले को लेने में। इसके बाद कामिनी अपने घर चली जाती है। वहाँ राजा डरा बैठा होता है। राजा को देखकर कामिनी बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राजा, तुम्हारी समस्या का हल है कि तुम उन चुड़ैलों से शादी कर लो, और क्योंकि एक बार तुम उनके पति बन गए तो वो तुम्हें अपना पति होने के कारण नहीं मार पाएंगी। राजा को कामिनी की बात ठीक लगती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह रानी और पूजा चुड़ैलें राजा के घर आ जाती हैं। राजा तुम यही चाहते थे ना? देखो वही हो रहा है, हम तीनों की शादी हो रही है। फिर तीनों की शादी हो जाती है, लेकिन राजा की शादी होते ही कामिनी भी चुड़ैल बन जाती है। ये दोनों नहीं मार सकती, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ ना। तुम भी चुड़ैल थी, लेकिन कैसे? नास मिटे भूल गया, इन दोनों की तरह ही तूने मुझे भी मार डाला था। मैं मीना हूँ। ऐसा कहकर मीना अब दुष्ट राजा को मार डालती है।
एक दिन की बात है। मुरली हमेशा की तरह सोन पापड़ी बनाकर उसे अपनी टोकरी में रखकर बेचने निकल जाता है और एक पेड़ के पास एक जगह अपनी सोन पापड़ी की टोकरी रखकर आवाज लगाने लगता है। आया रे सोन पापड़ी वाला आया रे, पीली पीली रंग बिरंगी सोन पापड़ी लाया रे। मुरली जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोन पापड़ी बेच रहा होता है, उसी पेड़ पर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी मुरली की आवाज से चुड़ैल और उसके बच्चे जाग जाते हैं। तभी कुछ बच्चे मुरली की आवाज सुनकर भागे चले आते हैं। मुरली भैया, हमें सोन पापड़ी दो ना। ठीक है, मैं अभी सभी को एक एक करके सोन पापड़ी देता हूँ। चुड़ैल उन सभी बच्चों को इतने स्वाद के साथ सोन पापड़ी खाते हुए देख रही थी। ये सभी बच्चे इतना स्वाद, ऐसी रंग बिरंगी कौन सी चीज खा और बार बार खाने के लिए मांग रहे। और तो और इसमें तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तभी एक बच्चा मुरली से कहता है, भैया आपकी रंग बिरंगी सोन पापड़ी खाकर मजा ही आ गया। अच्छा, तो ये बच्चे सोन पापड़ी खा रहे हैं। तभी चुड़ैल के बच्चे देखते हैं कि मुरली की टोकरी में थोड़ी बहुत ही सोन पापड़ी बची है। माँ, हमें भी सोन पापड़ी लाकर दो ना। उसकी टोकरी में सिर्फ थोड़ी सी सोन पापड़ी बची है। चुड़ैल मन में सोचने लगती है, इससे पहले कि उस आदमी की सोन पापड़ी खत्म हो जाए, मैं उसकी नजर बचाकर सोन पापड़ी ले आती हूँ। फिर चुड़ैल अपने बच्चों से कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोन पापड़ी लाकर देती हूँ। चुड़ैल सबकी नजर बचाकर मुरली की टोकरी में रखी सोन पापड़ी चखकर देखती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है। मैंने आज से पहले ऐसी सोन पापड़ी कभी नहीं खाई। फिर वो चुड़ैल मुरली की रखी टोकरी में से सोन पापड़ी चुराकर अपने बच्चों को खिलाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है, खाकर मजा ही आ गया। माँ, थोड़ी सी सोन पापड़ी और लाकर दो ना। तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी टोकरी में अब एक भी सोन पापड़ी नहीं बची है। अरे, इस आदमी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं बची। शाम हो जाती है तो मुरली अपनी सोन पापड़ी की टोकरी लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे, ये आदमी तो अपने घर जा रहा है। इसकी सोन पापड़ी इतनी अच्छी और स्वादिष्ट है कि बस खाकर मजा ही आ गया। अगर ये आदमी घर चला गया तो मुझे उसके घर का पता कैसे चलेगा? मैं इसकी सोन पापड़ी अपने बच्चों को कैसे खिला पाऊंगी? इससे पहले कि ये आदमी अपने घर जाए, मैं इसके पीछे पीछे जाकर इसका घर देख लूंगी और फिर रोज मैं इसके घर से सोन पापड़ी लाकर मैं और मेरे बच्चे खाया करेंगे। ये सोचकर फिर चुड़ैल भी मुरली के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और घर पहुंचकर मुरली अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सीमा, ओ सीमा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तभी मुरली की पत्नी सीमा दरवाजा खोल देती है और मुरली घर के अंदर आ जाता है। मुरली के साथ चुड़ैल भी घर में आ जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता कि चुड़ैल भी उनके घर में आ चुकी है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। आज मेरी सोन पापड़ी जल्दी बिक गई, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। अरे, आप सोन पापड़ी इतनी अच्छी जो बनाते हो, जल्दी बिकेगी कैसे नहीं? मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मुरली खाना खाकर सुबह के लिए सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब वो सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी बना लेता है तो सोने चला जाता है। चुड़ैल इतनी सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी देखकर, अरे वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी। फिर चुड़ैल थोड़ी सी सोन पापड़ी खाकर देखती है। मजा ही आ गया। ये सोन पापड़ी तो इतनी अच्छी है कि बूढ़ा आदमी भी बिना दांत के खा ले। इससे पहले कि सुबह हो जाए, मैं सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती हूँ। फिर चुड़ैल मुरली की बनाई हुई सारी सोन पापड़ी चुरा कर अपने घर ले जाती है। ये लो बच्चों, सोन पापड़ी। चुड़ैल के बच्चे एक एक करके सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं। माँ, ये सोन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी थी, कल फिर हमें सोन पापड़ी ला कर देना। ठीक है। और फिर अगली सुबह मुरली सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और सोन पापड़ी बेचने के लिए वो जाने लगता है तो देखता है, अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? मुरली हैरान था कि सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गायब हो गई। सोन पापड़ी के बारे में वो अपनी पत्नी सीमा से,
सीमा, क्या तुम्हें पता है कि टोकरी में से सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गई? अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टोकरी में से सोन पापड़ी कहाँ गई? कल रात मैंने सारी सोन पापड़ी टोकरी में बनाकर रखी थी, फिर इसमें से कहाँ चली गई? घर में सोन पापड़ी के गायब होने की वजह से मुरली परेशान हो जाता है और वो आज बेचने भी नहीं जा पाता। फिर जैसे ही रात होती है वो सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सारी सोन पापड़ी बना लेता है तो उन्हें टोकरी में ढककर रख देता है और सो जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चों को सोन पापड़ी खाने का मन करता है। माँ, आज भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, हमें और सोन पापड़ी खानी है। खानी तो मुझे भी है, उसकी सोन पापड़ी है ही इतनी अच्छी कि रुका ही नहीं जाता। फिर चुड़ैल मुरली के घर दोबारा सोन पापड़ी चुराने चली जाती है और उसकी सोन पापड़ी की टोकरी खोल कर देखती है। वाह वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी! और वो सारी की सारी सोन पापड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बच्चों, तुम्हारी सोन पापड़ी। सोन पापड़ी देखकर चुड़ैल के बच्चों के मुंह से लार टपकने लगती है। सोन पापड़ी, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खाकर उसका मजा लेते हैं और सो जाते हैं। उधर जब मुरली सुबह सुबह तैयार होकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जैसे ही टोकरी उठाता है, ये क्या, आज भी टोकरी में एक भी सोन पापड़ी नहीं है। ये देख मुरली की पत्नी भी हैरान होती है। समझ नहीं आता कि रोज रात में कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। अब मैं सोन पापड़ी कहाँ से बेचूंगा? अगर मैं सोन पापड़ी नहीं बेचूंगा तो खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर मुरली अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ना जाने हमारी सोन पापड़ी कौन चुरा कर ले जा रहा है और हमें पता भी नहीं। तुम चिंता मत करो जी, आज रात मैं जाकर देखती हूँ कि कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। मुरली सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सोन पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो उसे टोकरी में रखकर सो जाता है। मुरली की पत्नी चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और जैसे ही रात होती है तभी चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी उठाकर ले जाती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है और ये हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। तभी सीमा अपने पति मुरली को जगाती है। उठो जी, अरे उठो जी। मुरली अपनी पत्नी के जगाने पर जाग जाता है और वो भी चुड़ैल को देखकर हैरान होता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हमारी सोन पापड़ी और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल चुरा कर ले जाती है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये चुड़ैल फिर कभी हमारी सोन पापड़ी नहीं चुरा पाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह मुरली और सीमा रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है सीमा खुद सोन पापड़ी बनाने लग जाती है। ये क्या, तुम सोन पापड़ी बना रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हाथ की बनी सोन पापड़ी खाकर दस्त लग जाते हैं। बस तुम देखते जाओ। सीमा के हाथ की सोन पापड़ी जो कोई एक बार भी खा लेता तो वो दोबारा खाने का नाम नहीं लेता। और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सीमा भी सारी सोन पापड़ी बनाकर टोकरी में ढककर रख देती है और फिर मुरली और सीमा चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। ये बच्चों, सोन पापड़ी जितनी चाहे खाओ। और फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं और कुछ देर बाद ही, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है। माँ, मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे भी नंबर 2 जाना है। अरे ये क्या, मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है मुझे भी नंबर 2 जाना पड़ेगा। आहा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे पेट पकड़कर सारी रात नंबर 2 ही भागते रहते हैं। सुबह हो जाती है पर उनका नंबर 2 चालू ही रहता है। माँ, अब कभी हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। मैं भी आज के बाद कभी सोन पापड़ी खाना तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगी। फिर उस चुड़ैल ने आज के बाद मुरली और सीमा के घर से सोन पापड़ी चुराना